नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे एक नए टॉपिक की, जो पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि एक होता है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है? एक होता है आपका इकोलॉजी और एक शब्द होता है आपका इकोसिस्टम। ठीक है? ये 3 शब्द होते हैं आपके। अगर हम इसके लेवल में बात करें अगर, तो जो इन्वायरमेंट शब्द है ये आपका माइक्रो लेवल है, यानी बृहद स्तर है। और जो आपका इकोलॉजी और जो इकोसिस्टम है ये आपका माइक्रो लेवल है, यानी कि सूक्ष्म स्तर है। ठीक है? तो जो आपका पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना है ये माइक्रो लेवल के अंतर्गत आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी में किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की संरचना और उनमें ऊर्जा, संख्या तथा जैव भार के वितरण को पिरामिड पिरामिडा पिरामिडाकार रूप में प्रदर्शित किया जाता है जब, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पारिस्थितिकी है यह एक विज्ञान है। ठीक है? जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के मध्य और जैविक से जैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? लेकिन दोस्तों जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय, ठीक है, और निश्चित स्थान पर जैविक से जैविक और जैविक से अजैविक घटकों के मध्य जो अनुरूप में समझ से ट्रायंगल के रूप में समझ सकते हैं, एक ये आयत के रूप में होता है। ठीक है? सॉरी, एक त्रिभुज के रूप में होता है जिसमें एक आधार और एक शीर्ष होता है। ठीक है? इसी में ऊर्जा, संख्या और जैव भार के वितरण को दिखाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ठीक है? जैसे इस चित्र में ऊर्जा पिरामिड को दिखाया गया, यानी ऊर्जा के वितरण को दिखाया गया है कि जो आपका प्राथमिक स्तर है, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी उत्पादक जो है वहाँ पे 100% ऊर्जा है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है जहाँ पर 10% ऊर्जा रह जाती है। इसके बाद सेकेंडरी उपभोक्ता है जहाँ पर 1% ऊर्जा रह जाती है। और जहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता है जहाँ पर 0.1% ऊर्जा रह जाती है। तो ये ऊर्जा के वितरण को इस पिरामिड के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है? आगे देखते हैं। जो दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना है, इसे चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। ठीक है? सर्वप्रथम पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की थी इन्होंने। किसने? चार्ल्स एल्टन महोदय ने। और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इकोलॉजी, जो कि 1927 में आई थी, इसी पुस्तक में इन्होंने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की थी। कुछ विशेष तथ्यों की अगर बात करें हम, तो एल्टन ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पदार्थ का प्रवाह पोषण स्तरों के माध्यम से ही होता है। ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र में हमने आपको कई बार बताया है कि कई सारे आपके पोषण स्तर होते हैं। तो चाहे ऊर्जा हो और चाहे पदार्थ हो, उनका जो प्रवाह होता है वो किसके माध्यम से होता है? पोषण स्तरों के माध्यम से ही होता है। इन्होंने सबसे पहले संख्या पिरामिड, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स की व्याख्या की थी। बाद में जैव भार और ऊर्जा के पिरामिड की संकल्पनाएं विकसित की गईं। ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड की जो संकल्पना है वो एल्टन ने दी थी और उन्होंने सबसे पहले संख्या पिरामिड की बात की थी। ये दोस्तों जो आपका पिरामिड होता है, इसमें पिरामिड का जो आधार है, हमेशा उत्पादक ही इसमें रहते हैं। ठीक है? यानी हरे पौधे और शैवाल ही हमेशा होते हैं पिरामिड के आधार पर।
इसके ऊपर क्रमशः शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, मांसाहारी यानी कार्निवोरस और अंत में उच्च कोटि के उपभोक्ता यानी टॉप कंज्यूमर्स स्थित होते हैं। इसका आकार पिरामिड जैसा होता है क्योंकि ऊपरी स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती चली जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर पिरामिड इस प्रकार का होगा तो चाहे संख्या हो या जैव भार हो या ऊर्जा हो, इसके आधार पर ही सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे ये तीनों यानी चाहे संख्या हो, जैव भार हो या ऊर्जा, इनकी मात्रा लगातार कम होती चली जाएगी। इसलिए आधार हमेशा चौड़ा होता है और शीर्ष हमेशा कम चौड़ा होता है यानी छोटा होता है। अगर हम प्रकार की बात करें पारिस्थितिकी पिरामिड के, तो टाइप्स ऑफ इकोलॉजी पिरामिड्स, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका संख्या पिरामिड, दूसरा होता है आपका जैव भार पिरामिड और तीसरा होता है आपका ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, तो 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संख्या पिरामिड की। तो इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल पर जीवों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जीवों की संख्या को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को संख्या पिरामिड के नाम से जाना जाता है। संख्या पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, जबकि शीर्ष पर उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर घास के पिरामिड की बात करेंगे तो यहाँ घास की संख्या लाखों में होती है, परंतु बाज केवल कुछ ही होते हैं। यानी घास की संख्या ज़्यादा होगी, टिड्डों की संख्या उससे कम, मेढक की संख्या उससे कम, सांप की संख्या उससे कम और बाज की संख्या उससे भी कम होती चली जाएगी। विशेष स्थितियों में बात करें तो कभी कभी संख्या का जो पिरामिड है वो उल्टा भी हो सकता है। जैसे एक बड़ा पेड़, ठीक है, बड़ा पेड़ एक उत्पादक होता है, उसमें सैकड़ों कीट पहले होंगे, फिर हजारों परजीवी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आधार है, पेड़ आधार है यानी पेड़ जो है वो आधार है, वो छोटा है, लेकिन ऊपर की ओर संख्या बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे इन चित्रों में दिखाया गया है। ठीक है, ये एक आपका वृक्ष है जिसमें संख्या पिरामिड को दिखाया गया है। तो पेड़ तो एक है, उसमें जो या पेड़ और एक उत्पादक हो गया, उसमें जो उपभोक्ता हैं थोड़ा उससे कम है, और जो अपघटक यानी जो परजीवी हैं उससे भी संख्या में अधिक रहते हैं। यानी उत्पादकों की संख्या कम, उपभोक्ता की संख्या उससे ज़्यादा और अपघटकों की संख्या उससे भी ज़्यादा होती है, जिससे ये पिरामिड का आकार उल्टा हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ एक घास परितंत्र को दिखाया गया है। यहाँ पे उत्पादकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम, द्वितीयक उपभोक्ता उससे कम और सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता उससे भी कम होते हैं। तो ये आपका आधार चौड़ा हो गया और जो शीर्ष होता है वो पतला हो जाता है। ठीक है, और पेड़ वाले में क्या है, इसका आधार पतला है, आधार पर चूँकि आधार इसका उल्टा है यानी कि यहाँ पर है, तो अपघटकों की संख्या ज़्यादा है लेकिन उत्पादकों की संख्या कम है। तो ये दोनों स्थितियों में हो सकते हैं। इसके बाद है आपका जैव भार का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों के कुल शुष्क भार यानी ड्राई वेट या कुल द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह सामान्यतः सीधा होता है यानी अपराइट होता है। अपराइट सीधा कहने का मतलब है कि आधार इसका चौड़ा है और इसके बाद जो शीर्ष है वो ऊपर की तरफ है और वो पतला होगा। ठीक है, तो अपराइट होता है क्योंकि उत्पादकों का जैव भार हमेशा उपभोक्ताओं से अधिक रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात अगर करें तो जंगल में घास और पौधों का जैव भार सर्वाधिक होता है यानी सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद शाकाहारियों का जैव भार उनसे कम होता है और मांसाहारी का सबसे कम होता है।
ठीक है। लेकिन अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बात करेंगे तो इसकी स्थिति उलट जाती है, उल्टी हो सकती है। यानी कि जैव भार भी सीधा हो सकता है और उल्टा हो सकता है, यानी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। कैसे? जल में फाइटोप्लैंक्टन का जैव भार बहुत कम होता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो जल होता है आपका, जो जलीय भाग होता है, उसमें जो वनस्पतियाँ होती हैं वो वनस्पतियों को हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। और जो जीव जंतु होते हैं उन्हें जूप्लैंक्टन कहते हैं। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन और जो जूप्लैंक्टन है, ये जल में घुले हुए रूप में बने रहते हैं, ठीक है। तो जल में घुले हुए रूप में दो प्रकार के प्लैंक्टन होते हैं, एक आपका फाइटोप्लैंक्टन है और दूसरा आपका जूप्लैंक्टन है। जो फाइटोप्लैंक्टन है वो वनस्पति है और जो जूप्लैंक्टन है वो आपके जीव जंतु हैं। तो जल में फाइटोप्लैंक्टन का जैव भार बहुत कम होता है, लेकिन वे तेज़ी से प्रजनन करते हैं, ठीक है। इन्हें खाकर जूप्लैंक्टन और मछलियों का जैव भार तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाता है। इसलिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। इस चित्र में दोस्तों बायोमास पिरामिड को दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड है। उत्पादकों की संख्या चूँकि अधिक है तो इनका जो वजन दिखाया गया है वो 1000 किलोग्राम दिखाया गया है। शाकाहारियों की संख्या कम है तो 100 किलोग्राम। इसके बाद आपके जो मांसाहारी हैं उनकी संख्या और कम, तो ये 100 किलोग्राम। इसके अलावा जो टॉप लेवल के आपके मांसाहारी हैं जो केवल और केवल मांस ही खाते हैं, ठीक है, उनकी संख्या और कम होती है तो उनका 1 किलो, यानी कि ये जैव भार पिरामिड लगातार आपका कम होता चला जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एक्वेटिक सिस्टम, इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बात करें तो जो हेल मछली है उनकी संख्या कम है। इसके बाद जो आपके जूप्लैंक्टन है उनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और जो आपके प्रोड्यूसर हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन है उनकी संख्या और ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये जैव भार पिरामिड है आपका उल्टा हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पिरामिड है आपका ऊर्जा पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाया जाता है, ठीक है। दोस्तों जो पिरामिड हैं आपके वो जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा के वितरण को ही दिखा रहे हैं। किसमें? पोषण स्तरों पर। तो इसमें क्या है, ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा के वितरण को अलग अलग पोषण स्तरों पर दिखाया जाता है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है यानी अपराइट होता है, ये उल्टा नहीं हो सकता। अब क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक है, ठीक है। तो यह हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होता है और ऊर्जा कभी 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 पुनः उत्पादक स्तर पर नहीं लौटती है, यानी एक ही दिशा में वो बढ़ती है, आगे वापस लौटकर नहीं आती है। आगे देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत यानी 10% नियम, इसे हम यहाँ पे बता दें, इसे लिंडमान महोदय ने दिया था। किसने? लिंडमान महोदय ने ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था, यानी 10% लॉ ऑफ लिंडमान आधारित है। और ये बताते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है और शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो इनका यही नियम है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है और बाकी जो ऊर्जा है वो आपकी ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए 10,000 जूल ऊर्जा सूर्य से उत्पादक तक, यानी सूर्य से और उत्पादक तक कितनी ऊर्जा चली? तो 10,000 जूल चली, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं आप।
तो 10,000 जूल आपकी उत्पादक तक आई और इसे हमने मान लिया 100%। ठीक है, अब इस 100% का अगर आप जब 10% निकालेंगे तो 10% अगले पोषण स्तर पर पहुंचेगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचेगा। और जो आपकी 90% ऊर्जा है वो हीट के रूप में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस 10% का भी 10% आप निकालोगे तो 1% बचता है। ठीक है, और ये आपके तृतीयक पोषण स्तर पर पहुंचती है और जो इसका 90% हिस्सा है वो भी हीट के रूप में नष्ट हो जाता है। अब इस 1% का भी आप 10% निकालोगे तो आपका 0.1% आएगा और बाकी की जो आपकी 90% ऊर्जा है वो भी हीट के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लॉस्ट एनर्जी एज ए हीट। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रत्येक पोषण स्तर के उपभोक्ताओं को अपने भोजन के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और जब काम करते हैं तो एनर्जी नष्ट होती है। कहने का मतलब ये है आपका। ठीक है दोस्तों, अब निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो जो संख्या का पिरामिड है वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ठीक है, जैव भार पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कभी कभी ये उल्टा हो जाता है। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सदैव आपका सीधा होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में गति करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में, ये क्या होता है ये बताया आपको। पारिस्थितिकी पिरामिड दिया किसने था, कब दिया था और किस पुस्तक में दिया था ये आपको बताया। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हमने आपको बताया जिसमें संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ठीक है, और इसके बाद आपका ऊर्जा पिरामिड के बारे में बात की और आपको ये भी बताया कि संख्या पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, जैव भार पिरामिड भी उल्टा और सीधा हो सकता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड हमेशा सदैव सीधा होता है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।